हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। इस वीडियो में हम बजट का समरी को एनालिसिस देखेंगे कि जो बजट जो रिलीज़ हुआ है वो किन किन टॉपिक्स में किन किन पिलर्स पे रिलीज़ हुआ है। देन उनके बाद किन किन सेक्टरों पे कितना पैसा दिया गया है, रेवेन्यू जो होती है वो कितना कितना एक्सपेंस जो खर्चे होते हैं वो कितना कितना दिया जा रहा है, किस सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके पहले हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बजट एक टर्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्चुअली में उसका एक अनदर नेम है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बजट टर्म नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक टर्म है वो हमारे आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो याद रखिएगा, कोई यूनियन बजट करके कोई टर्म नहीं है, ये लेमैन के लैंग्वेजेस में इसे यूनियन बजट बोला जाता है। ठीक है, और बजट क्या करता है, बजट जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, बजट पे यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 2022। ठीक है, तो जो आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, उसका क्या करता है, एस्टिमेशन लगाता है, इसको कहते हैं बजट। जैसे आगे जो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक है, रेलवे में हो गया, या फिर साइंस एंड टेक में हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो गया, तो वहाँ पर कितना एस्टिमेट लगेगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक आउटले, एक अमाउंट जो होता है उस सेक्टर पे डाला जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा डेवलप हो। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उस पे देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे में ईयर लिखा हुआ था 2020 एंड 21। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल, ओके, पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने कैसा वर्क किया, हमारी इकोनॉमी में क्या बढ़ा, क्या घटा, किस सेक्टर ने ग्रोथ किया, तो वो एक तरीके का रिजल्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके का रिजल्ट है जो पिछले साल के जो हमारी जो लास्ट ईयर रहती है, लास्ट ईयर की बारे में रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ, ओके, कौन सा सेक्टर ग्रोथ हुआ, कौन सा नहीं, तो ये सब आता है इकोनॉमिक सर्वे में। और बजट जो आने वाला ईयर उसके लिए रेवेन्यू एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द फोर्थकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो होप आपको समझ में आया होगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बीच में जो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और जो समरी, जो इस साल अगर हम बजट की समरी देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एम कि किस चीज़ों पे ज़्यादा एम रखा गया, तो वो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन पे यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एंड ऑल्सो फुल फर्दर स्ट्रेंथन द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, ओके, जैसे कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, इस साल का बजट इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो हमारा जो बजट है, जिस जो प्रपोजल हुआ है, जो हमारे बजट का जो कल हुआ है, उस वो 6 पिलर्स पे है। ठीक है, दे आर जो बजट का जो प्रपोजल है 21 एंड 22 का, वो किस पे है, रेस्ट ऑन दी 6 पिलर्स। वो 6 पिलर कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज अ हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड वन इज अ फिजिकल एंड द फाइनेंशियल कैपिटल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन इंडिया, fourth one is reinvigorating the human capital, fifth one is innovation and research and development, and sixth one is a minimum government and the मैक्सिमम गवर्नेंस। सो ये 6 पिलर्स है जिसपे ये बजट का जो प्रपोजल है ये डिस्कस हुआ है। हम एक एक करके सारे पिलर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा जो पिलर है वो किससे रिलेटेड है, हेल्थ एंड वेलबींग से। तो हेल्थ एंड वेलबींग में यहाँ पर 2,23,846 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आउटले हुआ है, एक तरीके से निकाला गया फॉर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर इंडिया। और यहाँ पर जो बी है वो बजटरी एस्टिमेट है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट निकाला गया फॉर 2021 एंड 22। और जो ये बजट जो जितना ये प्राइस जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये पिछले साल से अगर हम 2020 के बजट एस्टिमेट से बात करें तो ये 137% इंक्रीज है, 137% ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो देखिए कितना हेल्थ एंड वेलबींग में ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। एंड यहाँ पर फोकस किया जा रहा है स्ट्रेंथन 3 एरियाज को स्ट्रेंथ करने के लिए, दैट इज अ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड द वेलबींग। ओके, एंड यहाँ पर
कौन कौन से स्टेप्स टेकन लिए जा रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहले वैक्सीन, ठीक है, जो वैक्सीन है, जो कोरोना जैसे जो पैंडेमिक आया है, तो यहाँ पर वैक्सीन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो वैक्सीन में यहाँ पर देखिए जो 35,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेट बताया जा रहा है फॉर 21 एंड 22 फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। एंड यहाँ पर देखिए न्यूमोकल जो वैक्सीन है, ओके, यहाँ पर न्यूमोकल वैक्सीन है जो कि एक मेड इन इंडिया है, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, यहाँ पर उसके बारे में रोल आउट करने के बारे में बात चल रही है फॉर। एंड जो प्रेजेंट जो न्यूमोकल वैक्सीन है वो प्रेजेंट अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में रोल आउट है एंड धीरे धीरे इसको बाकी सारी स्टेट्स में चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो वैक्सीन का है, यहाँ पर देख लीजिए न्यूमोकल वैक्सीन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड विल बी रोल आउट अक्रॉस द कंट्री विच विल बी अवॉइड द 50,000 चाइल्ड डेथ एनुअली, जिसे रोका जाएगा। ओके, तो यहाँ पर न्यूमोकल वैक्सीन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन में कितना एक्सपेंस एस्टिमेट लगाया जा रहा है, कितना वर्क किया जा रहा है, यहाँ पर उतना यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ सिस्टम में यहाँ पर रुपीज़ 64,180 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आउटले दिया गया है ओवर 6 ईयर्स फॉर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, यहाँ पर ये योजना लाई जा रही है हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, ये नेशनल हेल्थ मिशन का एक एडिशन है, मतलब उसके साथ रन करेगा, ये नेशनल हेल्थ मिशन के साथ ये रन करने वाला है। और ये कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिए, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है। सो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंदर सबसे पहले जो एनसीडीसी है, जो एक मेजर रोल प्ले किया हमारे कोरोना, जो जब कोरोना आया था, ठीक है, तो वहाँ पर जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और ज़्यादा सुधारा जाएगा। उसके जो 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हेल्थ इंफॉर्मेशन चीज है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ 17 न्यू पब्लिक यूनिट्स बनेंगी, जो 33 पहले से है, उसमें 17 और ज़्यादा उसमें ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसमें और भी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। उसके साथ अगर मेन इंटरवेंशंस की बात करें कि मेन पॉइंट्स क्या है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंदर, तो दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। यहाँ पर इसका एक मेन मोटो है, यहाँ पर मेन मोटो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। देन 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ पर 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। उसके बाद 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स। उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेंथिंग जो हमने डिस्कस की, एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल द स्टेट्स। देन उसके बाद यहाँ पर 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज खोले जाएंगे पूरे देश में। ओके, एंड 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, जो देखिए 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो पहले से एग्जिस्ट है हमारी कंट्री में, बनी है पहले से, उसके साथ साथ जो 17 न्यू है उसको उस पर वर्क किया जाएगा। तो ये है। इसके साथ साथ अगर न्यूट्रिशन की बात किया रहे, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूट्रिशन में यहाँ पर मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। ओके, न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा न्यूट्रिशनल कंटेंट को डिलीवरी, आउटरीच और आउटकम के लिए। यहाँ पर न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए यहाँ पर मिशन पोषण 2.0 लाया जा रहा है। उसके साथ साथ मर्जिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन द पोषण अभियान। एंड जो पोषण अभियान जो चल रहा है और जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है हमारा, उन दोनों को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, ताकि जो न्यूट्रिशन लेवल की कमी के कारण जो डिसीजेस होते हैं, ठीक है, जो स्लम्स एरिया में जो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो यहाँ तक इस पे वर्क किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ ये यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। ओके, देखिए जो ड्रिंकिंग के वाटर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो यहाँ पर जो जल जीवन मिशन है, यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए जल जीवन मिशन के 2 मोटो है, एक तो पोर्टेबल ऑफ वाटर, मतलब सभी को जो वाटर मिले वो ड्रिंकिंग क्वालिटी का मिले, ताकि वो ड्रिंक कर सके। उसके साथ साथ जो 2024 तक जो एम है, ओके, 2024 तक एम है हर घर हर जल, जो करके मेन मोटो है इसका। ओके, वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जल जीवन मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर इस पे एडिशनल अमाउंट दिया जा रहा है जल जीवन मिशन को, ताकि हर जगह पे ये स्कीम लागू हो। एंड फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल वाटर सप्लाई।
एंड इसके लिए यहाँ पर 2,87,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट बनाया गया है फॉर 5 years फॉर जल जीवन अर्बन मिशन एंड टू बी लॉन्च एम टू प्रोवाइड अ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, हर घर हर जल पे वर्क किया जा रहा है। एंड इसके साथ साथ इसका जो एम है कब तक रखेगा, कौन सी ईयर तक, 2024 तक। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और की बात की जा रही है, दैट इज अ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जो एमरेट सिटीज है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सिटीज है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी सिटीज हैं, हाँ, तो यहाँ पर वर्क किया जा रहा है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पर कवर की हैं। देखिए, सबसे पहले तो ड्रिंकिंग, यहाँ पर देखिए हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, यहाँ पर सारी चीज़ों में सुधार किया जा रहा है। दैट इज़ अ ड्रिंकिंग ले लीजिए आप, या तो न्यूट्रिशन ले लीजिए। देन उसके बाद हमने वैक्सीन के बारे में देखा। उसके बाद यहाँ पर जो स्कीम के बारे में भी बात की जा रही, जो एक नई स्कीम लॉन्च होने वाली है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ओके, इन सब चीज़ों में किस तरीके से और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है इन सब चीज़ों को। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। ओके, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का क्या है, कंप्लीट फेसियल स्लज मैनेजमेंट एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसका मेन मोटो है। रिडक्शन इन द सिंगल यूज प्लास्टिक, रिडक्शन इन द एयर पॉल्यूशन, बायो रेमिडिएशन एंड द सेग्रेशन ऑफ द गार्बेजेस। तो दीज आर द मेन इंटरवेंशंस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0। एंड यहाँ पर देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये नेक्स्ट 5 years के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब 2021 से 2026 तक इसको नेक्स्ट 5 year के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, और यहाँ पर इसको 2.0 का नाम देके इसको फिर से लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पर एस्टिमेशन दिया हुआ है कितना एस्टिमेशन लगने वाला है ये पूरे 5 year में। ओके, तो यहाँ पर इतना एस्टिमेट दिया गया है, यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। ओके, यहाँ पर स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत, जो कि एक अर्बन स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हो रहा है 2.0। एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक पे फोकस होगा, इसका मेन मोटो ऑब्जेक्टिव जो है इसका, कंप्लीट फेसियल स्लज मैनेजमेंट एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन द बायो रेमिडिएशन फॉर ऑल लेजिस्लेटिव साइट्स। उसके बाद यहाँ पर फोकस किया जा रहा है हेल्थ से रिलेटेड में, क्लीन एयर में। क्लीन एयर के लिए यहाँ पर टू टैकल द ऑन गोइंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो जो हमारी जो बजट पे एक तरह का 22,017 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किया गया फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विथ अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन इन दिस बजट। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अर्बन सिटीज़ में, वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ये क्लीन एयर के लिए यहाँ पर ये अमाउंट डेडिकेट किया गया है। एंड क्लीन एयर में यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है, देखिए, कोई भी व्हीकल है, एक नॉर्मल व्हीकल ले लीजिए, अगर पर्सन की, ओके, पर्सनल व्हीकल ले लीजिए या तो कॉमर्शियल व्हीकल ले लीजिए आप। देखिए जैसे व्हीकल 20 ईयर की हो जाती है, 20 ईयर्स जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका एक फिटनेस होना चाहिए, फिटनेस सेंटर में उसको फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। ओके, तो वहाँ उससे क्या होगा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनेगा। ओके, एंड रिड्यूसिंग द व्हीकलर पॉल्यूशन, ऑयल इम्पोर्ट बिल। सो ये सब चीज़ की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि जैसे ही व्हीकल पुराना होने लगता है तो उसके बाद उसमें वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम देने लगता है, पॉल्यूशन जो इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में ठीक रहता है। तो यहाँ पर फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे ताकि पर्सनल व्हीकल्स के लिए यहाँ पर जो सुधार किया जाए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 15 ईयर्स इन अ केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, तो यहाँ पर ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है फॉर द ओल्ड एंड द अनफिट व्हीकल्स के लिए, उनका एक तरह का मैनेजमेंट हो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर इतनी सारी चीज़ कवर की गई है। न्यूट्रिशंस एंड क्लीन एयर देखा हमने, ओके, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड देखा। उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पर बताई गई है, फिजिकल एंड द फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेकंड जो हमारा जो पिलर है उसके अंदर पीएलआई स्कीम के बारे में बात की जा रही है। सो पीएलआई स्कीम जैसे हमने डिस्कस किया था पीआईबी में, ठीक है, पीएलआई स्कीम्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये फार्मास्यूटिकल को बस ऐड किया गया था। उसके बाद इसमें 13 सेक्टर बाद में ऐड किए गए। जो 13 सेक्टर जो ऐड किए गए हैं, ये क्यों ऐड किए जा रहे हैं, धीरे धीरे से जो पीएलआई स्कीम में जो सेक्टर्स जो ऐड किए जा रहे हैं, ये टू क्रिएट एंड नेचर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कंपनीज फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक विजन है कि इंडिया को मैन्युफैक्चर्ड हब बनाना, तो इसके लिए यहाँ पर 13 सेक्टर्स को बाद में ऐड किए गए। ओके, एंड इट जो पीएलआई स्कीम में क्या क्या करेगी, टू प्रोवाइड जॉब्स टू द यूथ, इट ब्रिंग अ स्केल साइज इन द की सेक्टर, it help in manufacturing companies to become an integral part of the global supply chain, and
and also the possess the core competence and the cutting edge technology. So ये सब चीज़ों में बातचीत चल रही है यहाँ पर कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये चीज़ें होने वाली हैं पीएलआई स्कीम से। और पीएलआई स्कीम में एक चीज़ ऐड कर दी गई है, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर को पीएलआई स्कीम ऐड किया गया है। सो टेक्सटाइल सेक्टर ने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। और जो ये पार्क है जो, तो ये क्या करेगा, ये टेक्सटाइल सेक्टर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करेगा। दैट इज इट मेक द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द एक्सपोर्ट्स। सो इन सब चीज़ों में इसका मेन एम है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये पीएलआई स्कीम के साथ एडिशन में उसके साथ रिलीज हुई है। ओके, एंड 7 टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश होने वाले हैं ओवर द 3 years एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट, बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड द जनरेशन एक्सपोर्ट्स। मेन फीचर्स क्या हैं, जैसे हमने देखा कि इंडिया को ग्लोबली एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है ताकि टेक्सटाइल सेक्टर भी यहाँ पर बूस्ट हो। ओके, इसलिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट किया गया है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ये हमारे 2019 के बजट में पेश किया गया था। ठीक है, लाया गया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2019 में। ओके, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। एंड यहाँ पर जब लॉन्च हुआ तो वहाँ पर कितने प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च हुआ था, एनआईपी वाज लॉन्च्ड विद 6,835 प्रोजेक्ट्स। एंड उसके बाद उसको एक्सपेंड करके उसको 7,400 प्रोजेक्ट कर दिया गया, जिसमें से अराउंड 217 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये जो वर्क जो है 217 प्रोजेक्ट्स का, ये इतना धीरे क्यों चल रहा है? ये मतलब जो वर्क है यहाँ पर 217 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 रीजंस है, मतलब 3 एरियाज है जहाँ के कारण जो एनआईपी है वो अभी स्लो ग्रो कर रही है। तो 3 थ्रस्ट एरियाज, और यहाँ पर सबसे मेन रीजन है फंडिंग का। ओके, एनआईपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडिंग चाहिए यहाँ पर पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट पास है नहीं। गवर्नमेंट एक्चुअली में जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट में जा रही है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अगर देखिए हर साल एस्टिमेट किया जाता है कि पूरा ओवरऑल बजट करके इतना बजट हो रहा है हमारा, लेकिन क्या हुआ है, कोरोना के कारण 4.37 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा लगे पैंडेमिक के कारण। तो यहाँ पर जो है, तो इसके कारण लैक ऑफ फंडिंग। ओके, लैक ऑफ फंडिंग एक मेन है, जहाँ मेन रीज़न है यहाँ पर एक मेन थ्रस्ट एरिया है यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धीरे इतना स्लो ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एरियाज़ है जो यहाँ पर बताई गई हैं, दैट इज़ जो थ्रस्ट एरिया हैं। ओके, जो 3 एरिया यहाँ पर एनआईपी की फंडिंग बढ़ाने के लिए, कि एनआईपी का फंडिंग ज़्यादा मिले तब ये वर्क और जल्दी से वर्क करेगा। ओके, वर्क और जल्दी होगा, इसके लिए यहाँ पर 3 तरीके से वर्क किया जा रहा है, मेजर्स लिया जा रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द फंडिंग फॉर एनआईपी, दैट इज क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। देन सेकंड वन इज मोनेटाइजिंग द एसेट्स, एंड थर्ड वन इज इनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 3 मेजर्स की बात की जा रही है टू इंक्रीजिंग द फंडिंग फॉर एनआईपी, तो तीनों को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होने वाला है। तो जो क्रिएशन है यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर 20,000 करोड़ का यहाँ पर एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया जाएगा, सेटअप एंड कैपिटलाइज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये क्या करेगा, ये इट एक्ट अ प्रोवाइडर, इनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए वर्क करने वाला। तो यहाँ पर एक अच्छा मेजर लिया जा रहा है फॉर एनआईपी के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया जा रहा है। देन उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो देखिए एसेट मोनेटाइजेशन की अगर बात करूँ तो मैं देख लीजिए एसेट क्या होता है। एसेट मतलब जैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाएगा, ये एक एसेट है। गवर्नमेंट ने इस पर पैसा लगा दिया, अब क्या होगा, अब ये चल रही है हमारे जैसे कि अब ये इकोनॉमी में क्या होगा, अब ये पैसे लेके आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसेट। कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उससे जो अर्निंग होता है तो वो एक तरह का एसेट बन गया, ठीक है। तो जैसे कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक एसेट है, तो यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पर धीरे धीरे से उन सब चीज़ों में थोड़ा सा पैसे,
मतलब थोड़े थोड़े जो रेट है वो थोड़े थोड़े से इंक्रीज करेगी। उससे क्या होगा, एसेट मोनेटाइजेशन होगा, उससे जो गवर्नमेंट हमारी पैसे पाएगी, ओके, थोड़ा ज़्यादा अर्निंग होगी। तो यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर monetizing the operating public infrastructure asset is very important financing option for new infrastructure construction। नए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने बनाए हैं, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर क्या किया जाएगा, उनसे एसेट लिया जाएगा। एसेट जैसे कि अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं, तो जैसे उसमें जो स्टार्ट किया, कोई भी सेक्शन स्टार्ट किया गया, तो वहाँ से अब मनी जल्दी जल्दी से कलेक्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ से मनी कलेक्ट होकर ये नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। एंड इसके साथ साथ एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की जा रही है फॉर फाइनेंसिंग द एनआईपी। एंड थर्ड वन जो हमने डिस्कस किया, तीसरा जो मेजर लिया जा रहा है फॉर एनआईपी इज द शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब खर्च की बात करें, तो यहाँ पर 34.5 जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ₹5.554 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन द बजट एस्टिमेट 2021 2022 में देखा गया कि शार्प इंक्रीज हो रहा है, मतलब 34.5% इंक्रीज हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि ओवर ₹4.12 लाख करोड़ एलोकेटेड इन दी बजट एस्टिमेट 2020 एंड 2022। जबकि अगर पिछले साल के बजट के में देखें तो 4.12 लाख रुपीज़ का एलोकेशन किया गया था, बजट एस्टिमेट किया गया था फॉर 2020 एंड 2021। बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। शार्प इंक्रीज दिख रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है ओवर ₹2 लाख करोड़ टू द स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडीज पे 2 लाख करोड़ रुपीस दिया जा रहा है फॉर फाइनेंसिंग दी प्रोजेक्ट्स, ओके। यहाँ पर या जो एक्सपेंडिचर है दिया जा रहा है ताकि जो एनआईपी है वो अच्छे से, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए। एंड उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। इसमें क्या बातचीत चल रही है, यहाँ पर किस तरीके से रोड एंड हाईवेज को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने ढेर सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है कि इकोनॉमिक प्लान किया जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बीइंग प्लान एज लाइक 35,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन तमिलनाडु एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.03 लाख करोड़। दीज इंक्लूड द मदुरै कोलम कॉरिडोर, चित्तूर एंड थाचूर कॉरिडोर। तो इस तरीके से ढेर सारे हमारे देश में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें अभी ये पैसा गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, ओके। और इन सब चीज़ों को जो प्रोजेक्ट हो बनाने के लिए इस पर वर्क इतना जो 1,18,101 करोड़ रुपीज़ का आउटले किया है, इतना एस्टिमेट किया है कितने में ये प्रोजेक्ट सारे तैयार होंगे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कॉरिडोर्स है जो बात किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे लॉन्च हो रहे हैं। दैट इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो ये सारी चीज़ें इनिशिएशन होने वाला है, जो कब इनिशिएट होगा, कब से 2021-2022, मतलब इस ईयर से एस्टिमेट स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी यहाँ पर दी हुई है, तो ये सारे दिए। उसके साथ साथ यहाँ पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा इन ऑल न्यू एंड 4-6 लेन हाईवेज, ओके। उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, दैट इज स्पीड रडार्स, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड एंड द जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन्स विल बी इंस्टॉल्ड। ये 3 चीज़ें इस हाईवे के साथ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा उसके साथ साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर रोड और हाईवेज में ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट करें तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो यूनियन बजट में रेलवे नेशनल रेलवे प्लान लाया गया फॉर 2030 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से ग्रो किया जाए। तो यहाँ पर नेशनल रेल प्लान लाया गया फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर commissioned by June 2020 and ये will bring the logistic cost thereby enabling the Make in India strategy। उसके बाद यहाँ पर और क्या वर्क किया जा रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा दिसंबर 2023 तक। उसके साथ साथ पैसेंजर्स के कन्वीनियंस और सेफ्टी के लिए क्या लाया जा रहा है,
डिजाइंड विस्टोडोम LHB कोचेज ऑन टूरिस्ट रूट फॉर बेटर ट्रेवल, एंड उसके साथ साथ इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम टू एलिमिनेट ट्रेन कोलिजन ड्यू टू ह्यूमन एरर। सो ये सब चीज़ बात की जा रही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वही चीज़ हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की, जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉड गेज रूट। उसके बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सोनार गमो सेक्शन जो कि 263.7 किलोमीटर है, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का एक पार्ट है, उसको PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर इसको रखा गया है और इसको बनाया जाएगा। और फ्यूचर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर बात की जा रही है। वो कौन कौन से है? दैट इज द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भुसावल टू खड़गपुर टू दनकुनी, उसका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम इटारसी टू विजयवाड़ा। तो ये सब फ्यूचर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की यहाँ पर बात की गई कि ये सब चीज़ भी आगे चल के बनेंगे। ये सब जो चीज़ है ये 22 तक ये सारे एस्टिमेट्स रखे गए हैं कि 22 तक ये सारी चीज़ तैयार होंगी। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च किया, अ न्यू स्कीम फॉर ऑफ 1000 करोड़ फॉर पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस। सो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए यहाँ पर एक नई स्कीम लाई गई है फॉर ऑफ 1000 करोड़। ओके, एंड यहाँ पर दो चीज़ों का एक्सपेंशन किया गया पब्लिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले बात तो एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क, और दूसरा रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सिटी बस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ें लाई गई हैं, यहाँ पर मेट्रो रेल नेटवर्क और दूसरा है यहाँ पर सिटी बस सर्विसेज। तो दोनों को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस किया जा रहा है। अ न्यू स्कीम ऑफ 1000 करोड़ जो हमने डिस्कस किया, तो ये जो स्कीम लाई गई है क्या करेगी? दिस स्कीम विल बूस्ट द ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करेगी, इससे इकोनॉमी भी हमारी रिवाइव होगी। देन इट विल हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अवर यूथ। ओके, इनहेंस ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर अर्बन रेसिडेंट। और दो मेट्रो एक्सपेंशन में दो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है, दैट इज मेट्रो लाइट एंड द मेट्रो नियो। और ये क्या करेंगे? इट टू प्रोवाइड अ मेट्रो रेल सिस्टम एट मच लेसर कॉस्ट विद द सेम एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस एंड द सेफ्टी। एंड यहाँ पर कुछ फेजेस हैं, जैसे कि कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज बनाया जाएगा जो कि 1157 करोड़ रुपीस का बनेगा। उसके बाद चेन्नई मेट्रो रेल फेज, बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज प्रोजेक्ट, उसका नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये सब चीज़ आगे अर्बन मैन्युफैक्चर में ये सब सारे ग्रोथ के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट से। उसके बाद पावर सेक्टर पे देखें तो फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इन 2021-22 फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अ ग्रीन पावर रिसोर्सेज, फुलफिलिंग द अनाउंसमेंट मेड बाय द प्रधानमंत्री इन दी नवंबर 20। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर 2020 उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया को ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है, और उन्होंने हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर उसे लॉन्च किया गया है। ओके, प्रपोजल दिया गया है टू लॉन्च अ कम्प्रहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इन 2021 ओके 2022। और इसमें क्या होने वाला है, ये जो मिशन जो बनाया गया ये किस तरीके से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो मिशन है इट विल हेल्प फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर सोर्सेज। एंड जो लास्ट अगर जो इनिशिएटिव जो लिया गया है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है, ये लास्ट 6 ईयर है, इसमें जो प्रोग्रेस हुआ है, ओके, जैसे कि अचीवमेंट है, प्रोग्रेस को देखते हुए यहाँ पर इन सब चीज़ों को लाया गया है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लाया गया है। एंड यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट अगर देखें कि क्या चीज़ हमने अचीव किया, तो वी हैव एडेड दी 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कनेक्टेड एन एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड एंड एडेड 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इतनी चीज़ों में हमने वर्क कर चुका है, एंड इसके आगे हम वर्क पे मतलब यहाँ पर आगे वर्क कर रहे हैं। ओके, पावर सेक्टर पे। तो ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक मेन मिशन के बारे में बात किया, तो जो हमने डिस्कस कर लिया। उसका पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज में अगर देखें तो यहाँ पर एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की बात की जा रही है यहाँ पर, और दूसरे बात की जा रही है यहाँ पर एक स्कीम की बात की जा रही है। स्कीम क्या है? स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडी टू सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड दी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर सिप को एक तरह का यहाँ पर स्कीम की बात की जा रही है, जो स्कीम होगा विच प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज ओके इन ग्लोबल टेंडर
एंड यहाँ पर इससे क्या होगा, यहाँ पर इट विल इनेबल अ ग्रेट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन सेफर सीफेयर्स एंड बिसाइड इनहेंसिंग द इंडियन कंपनीज शेयरिंग इन अ ग्लोबल शिपिंग। उसके साथ साथ यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की बात की जा रही है। ओके, इंडिया ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप के लिए एक एक्ट लागू किया था। इंडिया हैज इनेक्टेड अ रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 एंड सीडेड टू द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। एंड इंडिया ने अचीव किया है, इंडिया ने क्या अचीव किया, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है बता देता हूँ। जो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, एक तरह का फॉर द सेफ एंड द एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, दिस ये कन्वेंशन का मेन मोटो है। तो इसको इंडिया ने अचीव किया है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट कर रही है, एफर्ट विल बी मेड टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड जापान एंड also generate an additional 1.15 lakh jobs for the youth। एंड जो रिसाइकलिंग की कैपेसिटी क्या रखी गई है, हमारे जो इंडिया अभी तक जो शिप की रिसाइकलिंग कितनी कर चुकी है, 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन, इतनी जो शिप की रिसाइकलिंग हो चुकी है। और इसका मोटो है कि 2024 तक इसका डबल हम कर पाएँ। तो ये सब कुछ चीज़ें रखी गई हैं फॉर 2024, एक एम रखा गया है। एंड यहाँ पर हमने हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में देखा कि इट इज़ फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए, और इसमें इंडिया ने अपना जो एम रखा था उसे अचीव किया इस कन्वेंशन के अंदर। उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बताया जा रहा है। ओके, हम सेकंड पिलर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पर उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात की जा रही है कि उज्ज्वला स्कीम है जहाँ से उज्ज्वला स्कीम में बेनिफिट हुए हैं 8 करोड़ हाउस होल्ड यहाँ पर बेनिफिट हुए हैं इस स्कीम से। एंड ये एंड विल बी एक्सटेंडेड टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज, और इसको एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद एक न्यू गैस लाइन प्रोजेक्ट टू बी टेकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड वन इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर टू बी सेटअप, और एक नया गैस इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी सेटअप किया जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर। इस तरीके से पेट्रोलियम नेचुरल गैस के जो ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें की जाएंगी। उज्ज्वला स्कीम 2.0 स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। उसके साथ अगर फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें यहाँ पर, तो फाइनेंशियल कैपिटल में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो मिसेस निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अब SBI एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड द सिक्योरिटी एक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2015, इन सबको क्या करेगी, इन सबको कंसोलिडेट करके एक और रैशनलाइज करके इन्हें एक चीज़ पे करेगी, दैट इज नेम इज अ सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक पे करने वाली है, और उसका नाम क्या है, सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ओके, तो यहाँ पर एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड इवॉल्व किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो गुजरात में जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ओके, जो कि इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गिफ्ट IFC गुजरात। एंड यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज, ओके, यहाँ पर इस चीज़ का सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद न्यू परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट बाय परचेसिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेबिट सिक्योरिटीज बोथ इन ट्रस्ट एंड नॉर्मल टाइम्स। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी मार्केट कोड इस तरीके से हेल्पफुल होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट जो चीज़ें हमारी जो इसके अंडर है वो क्या है, इंक्रीजिंग FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। सो जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्रपोज किया है टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द FDI लिमिट फ्रॉम 49% to 74% एंड अलाउ द फॉरेन ओनरशिप एंड द कंट्रोल विद द सेफगार्ड्स। यहाँ पर FDI को इंक्रीज कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके साथ साथ यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट एंड द स्ट्रेटेजिक सेल और डिस इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। डिस इन्वेस्टमेंट हम देख लेते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक सेल और स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, इसको हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो क्या है ये? सो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक PSU कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी को भी आप एग्जांपल ले लीजिए, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट पे अगर जो स्टेक होल्डर अभी कौन है, अगर उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का मान लीजिए एक अभी पूरी 100% की जो होल्डर है वो गवर्नमेंट है। अब वो 100% जो होल्डिंग जो गवर्नमेंट कर रही है,
अब उसमें क्या करेगी, 10% क्या दे देगी, 10% जो 100 में से जो 10% है वो दे देगी एक प्राइवेट कंपनी को, थोड़ा सा ऑनरशिप, ठीक है। पूरा ऑनरशिप पूरा गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन उसका 100 का 10% दे दी, उसको प्राइवेट को दे दी। ओके, ऐसे ही तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि 100% शेयर है किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का, उसका अगर 51% से अगर 51% अगर से कम, जैसे कि 50% से कम, जैसे कि 49%, ओके, अगर 49% का अगर ऑनरशिप प्राइवेट को दे दी, ओके, उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का, तो वो हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो वो फिर कंपनी क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। तो यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1,75,000 करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि इन सब जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट में लाया जाएगा, या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको समझा कि जैसे 100% का किसी भी कंपनी का शेयर है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर की कटौती करेगी। अगर उसमें 100% लगा रही है तो सी बप्पू कितना लगाएगी, 40 से 50% लगाएगी, बाकी कौन लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। ओके, तो इसे कहता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपने जो अकाउंट अभी जितना पैसा दे रही है उसमें कटौती करना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पूरी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दो, उसमें गवर्नमेंट का एक भी शेयर नहीं रहेगा, पूरा शेयर रहेगा प्राइवेट का। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब। और यहाँ पर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को, जैसे बीपीसीएल, एयर इंडिया, इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करने में लगी है। क्यों करने में लगी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रॉफिट कुछ, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे लगा रही है। ओके, और यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो इसके कारण हमारा इकोनॉमी को रिकवरी के लिए यहाँ पर इन सब चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट होगा या तो प्राइवेटाइजेशन होगा। आपने सुना होगा एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो रहा है, ओके, बीपीसीएल प्राइवेटाइज हो रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस जो कि हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट करने की जा रही है। और इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर जो कितना एस्टिमेट रखा जा रहा है, 1,75,000 करोड़ रुपीज शायद यहाँ पर से गवर्नमेंट को मिले। ओके, ये सब प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो याद रखिएगा डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आईपीओ लाया जा रहा है, आईपीओ लेके जाया जा रहा है फॉर एलआईसी इन 2021-22 एंड न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी जो कि अप्रूव हो गई है। और नीति आयोग यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वहाँ पर वर्क करने वाला है कि किस कंपनी को यहाँ पर लाया जाएगा जिसको प्राइवेटाइज करना है। तो यहाँ पर नीति आयोग इस पर वर्क करेगा। ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द फोरम फॉर कॉम्पिटेंसी टू मोनेटाइज द आइडियल लैंड। और यहाँ पर एक तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल लाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंपनी टू मोनेटाइज द आइडियल लैंड। ओके, यहाँ पर इस चीज़ों को पे वर्क किया जा रहा है। तो आप दो चीज़ याद रखिए कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, उसका प्राइवेटाइजेशन क्या है, एंड उसका ये सारी कंपनीज जो सब प्राइवेटाइज कर रही है। तो यहाँ से पैसे आने के चांसेस हैं जो हमारी जो इकोनॉमी में, तो इसलिए इन सब चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसका जो तीसरा पिलर है हमारा, दैट इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ओके, सो इस अंडर दिस पिलर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ओके, जो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किन किन चीज़ों पे बात कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर को कवर किया है, अलाइड सेक्टर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल इंडिया, माइग्रेंट वर्कर्स, लेबर्स एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन चार चीज़ों को इसके अंदर कवर किया था। हम इन चार चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या दे रही है, इंश्योरिटी दे रही है कि आप अब जो एमएसपी है वो 1.5 टाइम ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल द कमोडिटी वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंश्योरिटी दी जा रही है कि 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द ऑल कमोडिटीज वो दी ही जाएगी आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 टाइम्स की बात की जा रही है एमएसपी में। उसके साथ यहाँ पर संविता स्कीम के बारे में बात की जा रही है जो कि एक्सटेंड होगा फॉर ऑल द स्टेट एंड यूटीज एंड 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स इन 1241 विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड कार्ड्स यहाँ पर। ठीक है, हमें शौमिता स्कीम को अपने पीआईबी में कवर किया, आप वहाँ से रीड कर सकते थे। यहाँ पर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ पर बता देते हैं जो शौमिता स्कीम है ये बढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो कि इनहेंस टू ₹16.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 2022। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट टारगेट है उसको इनहेंस करने की बात की जा रही है इन
फाइनेंशियल 2022, एंड जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, फिशरीज, इन सब की एरियाज में फोकस होगा। उसके साथ साथ माइक्रो इरिगेशन फंड की बात की जा रही है। सो डबल करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर रुपीज़ 1 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन फंड की ओर जाएगा। ओके, जहाँ से इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर्स तक पहुँचेगी। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, ओके, टू बी एक्सटेंडेड टू 12 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम उसके अंदर जैसे टोमेटो आता है, ओके, यहाँ पर टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोज, जितने भी ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसको एक्सटेंड किया जाएगा 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जिनका जो लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ओके, उनको कहते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को इसके अंदर कवर किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर, टू बूस्ट दी वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड दी एलाइड प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर ई-नैम की बात की जा रही है। अबाउट और अराउंड 1.66 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड एंड ₹1.14 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यू कैरिड थ्रू ई-नैम। ई-नैम के थ्रू यहाँ पर इतना सारे पैसे हैं जो लाए गए, ओके, एंड 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई-नैम। और जो मंडीज है, जो APMCs हैं, वो ई-नैम के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाएगा टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस। देन उसके बाद फिशरी सेक्टर की बात करें तो 5 मेजर फिशिंग हार्बर है जो कि डेवलप किए जाएंगे। दैट इज कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड दी पतुआ घाट, ओके, पटो घाट। यहाँ पर 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स बनेंगे। उसके साथ साथ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनेगा तमिलनाडु में टू प्रमोट दिस सीवीड कल्टिवेशंस। सो ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। और ये सब चीज़ इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? टू डेवलप अ मॉडर्न फिशिंग हार्बर एंड द फिशिंग लैंडिंग सेंटर। ये बोथ मैराइन एंड इनलैंड दोनों जगह बनने की बात चल रही है। उसके बाद इस तीसरे पिलर के अंदर क्या आ रहा है? माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर की आ रहा है। तो यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है। यहाँ पर से किस तरीके से कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक टाइम में किस तरीके से लोगों का जो माइग्रेंट हो रहा था, तो यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड किस तरीके से बेनिफिशियल हुआ, बेनिफिशियर एक तरीके से वर्क किया गया, और माइग्रेंट वर्कर किस तरीके से बेनिफिट पाए। यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर टू बेनिफिट मोस्ट, ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर जो सफ़र हो रहे थे, तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आने के बाद वो किस तरीके से बेनिफिट हुए। एंड उसके साथ साथ जो स्कीम है, अभी जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है, ये 86% ऑफ द बेनिफिशरीज को कवर कर चुकी है अक्रॉस द 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और उसमें से जो 4 स्टेट जो बचे हुए हैं वो कुछ ही मंथ्स में कवर किए जाएंगे, ओके, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक पोर्टल बनाया जाएगा फॉर द माइग्रेंट्स, ओके, एंड अ पोर्टल बनाया जाएगा टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन unorganized level force migrant worker especially to help and formulate these schemes for them। उसके साथ साथ यहाँ पर लेबर कोड्स की बात की जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो 4 लेवल कोड्स हैं हमारे, ठीक है, जो 4 लेबर कोड्स हैं जो माइग्रेंट्स को एश्योरिटी देती है कि वो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इसलिए यहाँ पर 4 लेबर कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा। फॉर एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी benefit of gig and platform workers and with the application of minimum wages, okay, across all categories of worker. Coverage under the employees state insurance corporation will also be extended to them. Women will be allowed to work in all categories, also in the night shift with the adequate protection। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेबर कोड्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से वर्क किया जाए लेबर कोड्स पे, ओके, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। देखिए बजट जो है वहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर 21-22 में किया जाने वाला है, एंड देन उसका जो एक्सपेंसेस उसका एस्टिमेट करके बताता है, और ये सारी चीज़ें हमारी डेली न्यूज़ में कवर होती रहती हैं, ओके। लेबर कोड है, ये कोविड टाइम पे ही इस पर चेंज हुआ था, सो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही हैं, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? कोई भी एक इंडिविजुअल ले लीजिए आप, ओके, कोई भी इंडिविजुअल है, बिजनेस, वो सारी फाइनेंशियल सर्विस में, सारी जितनी है फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बैंकिंग, लोन, इक्विटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों में वो बराबर की इक्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, ओके, उसके प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, उन सब चीज़ों फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेस कर पाए,
ओके, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी एंड द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस द फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों पे एक्सेस कर पाए, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। और यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च किया है यहाँ पर फॉर SCs, ST एंड द वुमेन। और यहाँ पर मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट रिड्यूस किया है टू 15% एंड ऑल्सो इंक्लूड द लैंड लोन्स फॉर द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एंड उसके साथ साथ 15,700 करोड़ का बजट एलोकेट किया टू MSE सेक्टर, मोर देन द डबल ईयर ऑफ द बजटी एस्टिमेट। ओके, इस साल जो MSME सेक्टर में पिछले साल से ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। सो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ लिया होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड द बिजनेसमैन, ओके, बिजनेसेस कैन एक्सेस द अप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल एंड द टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन सब चीज़ों में वो प्रॉपर तरीके से इक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें टू एक्सेस दीज फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन, जैसे कि बैंकिंग, लोन, इक्विटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस। उसके साथ साथ हमारा जो चौथा पिलर है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल मतलब यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम आएगा हमारा। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 15,000 स्कूल्स टू बी स्ट्रेंथेंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपोनेंट्स। ओके, 100 न्यू सैनिक स्कूल टू बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद NGOs। यहाँ पर 100 न्यू स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यू लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया जाएंगे टू सेटअप अ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर कुछ नए लेजिस्लेशन लेके आएंगे फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन अम्ब्रेला बॉडी विद इन 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन एंड द फंडिंग। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी टू कम अप इन ले फॉर द accessibility of higher education in the Ladakh, okay, and the creation of the formula umbrella structure to cover all the government colleges and the universities। और एक इनिशिएटिव लाया जाएगा, क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला अम्ब्रेला स्ट्रक्चर लेके जाएगा विच कवर ऑल दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी फॉर ग्रेट सिनर्जी। उसके साथ साथ यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या लेके आ रहा है, 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लेके आया जा रहा है फॉर द ट्राइबल एरियाज एंड फॉर द हिली एंड द डिफिकल्ट एरियाज ₹48 करोड़ अलॉट हुआ है। फॉर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच स्कूल टू बी इंक्रीज ₹38 करोड़, यहाँ पर स्कूल के लिए और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है पैसे। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। रिवैम्प किया गया, रिवैम्पिंग ऑफ द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर स्किलिंग की बात की जा रही है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर लोगों को पहले स्किलिंग किया जाता है, ठीक है। स्किलफुल बनाने के बाद वहाँ पर जो इंडिविजुअल उसको क्या दिया जाता है, जॉब दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्किलिंग की बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट टू इनहेंस द अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ एंड इनिशिएटिव फॉर द पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज इन स्किलिंग टू बी टेकन फॉरवर्ड सिमिलर टू पार्टनरशिप। जैसे कि जापान के साथ एक स्कीम है हमारी, ओके, जैसे कि हमारे जापान के साथ एक कोलैबोरेटेड ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्कीम है, जो स्कीम है ये क्या करता है, ये टू ट्रांसफर द स्किल, टेक्निक एंड द नॉलेज। सो वहाँ के जो स्किल वाले जो जापान में जो रेजिडेंट है, जो स्किल वाले हैं, जो स्किलफुल हैं, वो इंडिया में आके काम कर सकते हैं और इंडिया वाले वहाँ पे जाके स्किलफुल कैंडिडेट्स वहाँ पे जापान में जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जापान पे वर्क चल रहा है। ओके, जापान और इंडिया का कोलैब हुआ है फिर मेकिंग द इंडिविजुअल स्किलफुल एंड इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई है ताकि उसमें जो कोई भी कैंडिडेट उस पर इनरोल हो सकता है। उसके बाद वो अपनी स्किलफुल जो टेक्निक्स या फिर स्किलिंग या फिर वहाँ पर नॉलेज गेन कर सकता है। उसके बाद इनोवेशन एंड RD की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो हमारी जो यूनियन बजट है यहाँ पर स्ट्रेंथिंग की बात चल रही है यहाँ पर कि टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। सो यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में यहाँ पर अनाउंस किया गया है स्लीव ऑफ न्यू इनिशिएटिव टू बूस्ट द इनोवेशन एंड द
रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ढेर सारे न्यू इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। दैट इज पहला इनिशिएटिव क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीस का एक ले फाउंडेशन दिया गया, प्रोपोर्शनल आउटले फॉर 50,000 करोड़ फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, जो क्या करेगा, इट विल इंश्योर दैट ओवरऑल रिच इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री इज स्ट्रेंथेंड विथ फोकस ऑन द आइडेंटिफाइड नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरियाज। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर वो फोकस करेगा, उसके साथ साथ स्ट्रेंथन होगी। तो यहाँ पर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दूसरा अगर इनिशिएटिव बात करें वो क्या है, बूस्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स की बूस्ट की बात चल रही है। यहाँ पर किस तरीके से डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा वो भी इसके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर न्यू नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन लाया जा रहा है, एक तरह का न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन, जो हैज़ बीन प्रपोज्ड, जो किस लिए लाया जा रहा है, टू digitize the wealth of governance and the policy related knowledge on the internet be made available in the major Indian languages। ओके, फिर उसके साथ यहाँ पर इंडियाज स्पेस सेक्टर की अगर बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने हाउस को इन्फॉर्म किया है कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, इट विल एग्जीक्यूट PSLV CS51। okay, it will execute the PSLV CS51 launch which carry the Amazonia satellite from Brazil and along with the few smaller Indian satellites। and हमारे जो 4 Indian astronauts है वो भी ट्रेन किए गए हैं। 4 Indian astronauts are also being trained on the generic space flight expect in Russia for the Gaganyaan missions। उसके बाद यहाँ पर डीप ओशियन मिशन की बात चल रही है कि जो टू बेटर अंडरस्टैंड द रिम्स ऑफ द ओशियंस, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू लॉन्च अ डीप ओशियन मिशन विद अ बजट आउटले ऑफ मोर देन 4,000 रुपीज करोड़ ओवर 5 years। और जो मिशन होगा इट विल कवर अ सर्वे, एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कंजर्वेशन ऑफ ए डीप सी बायोडाइवर्सिटी। उसका जो हमारा जो छठवां पिलर है वो क्या है, यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट एंड द मैक्सिमम गवर्नेंस की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है कि जो लास्ट 6 years में जो हमारा 6 पिलर है, सॉरी जो 6 year नहीं, जो लास्ट 6 पिलर है वो क्या फोकस कर रहा है। यहाँ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्रपोज टू टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द ट्रिब्यूनल्स। ओके, जो हमारे जो जस्टिस है, हमारा जो जस्टिस है वो हमारी वो क्या है, वो बहुत लेट होती है। ओके, जो हमारे जो कोर्ट्स है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं। ओके, स्लो वर्क करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रिफॉर्म लाया जाएगा ट्रिब्यूनल्स में। ओके, कुछ जो ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर रिफॉर्म लाया जाएगा फॉर स्पीड डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड प्रपोज टू टेक मेजर्स टू रैशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल। ओके, अभी ये बिल, अभी एक्ट नहीं बना है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। और ये क्या इंश्योर करेगा, इट विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंट द एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हमारी गवर्नमेंट, यहाँ पर जो मैं आपको फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा था, तो ये फिजिकल डेफिसिट जो हमारी गवर्नमेंट अभी है, ओके, फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है, देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने 2020 और 2021 की अगर बात करें, अभी की नहीं, अगर पिछले साल की बात करें तो उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, उन्होंने जो बजटरी एक्सपेंस एस्टिमेट कितना किया था, 30.42 लाख करोड़, इतना का बजटरी एस्टिमेट किया था। लेकिन क्या हुआ, पैंडेमिक के कारण क्या हुआ, जो हमारा जो एस्टिमेट है, जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो कितना हो गया, वो 34.50 लाख करोड़ हो गया। ओके, तो ये पैंडेमिक के कारण जो हमारा एस्टिमेट है बढ़ गया। तो ये जो जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा है 4.50 लाख करोड़, तो ये कहीं से तो लिए होंगे, ये कहाँ से लिए गए होंगे, ओके, ये लिए गए होंगे, गवर्नमेंट ने बोरो किया होगा, या तो RBI से किया होगा, या तो स्मॉल सेविंग फंड, या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से, या तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ओके, मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सो वहाँ से ये 4.50 लाख करोड़ रुपीस लिए होंगे। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, तो इससे यहाँ पर देखा गया कि हमारी जो गवर्नमेंट अभी क्या हुई, फिजिकल डेफिसिट में चली गई। ओके, तो हमारी जो गवर्नमेंट क्या है, वो कितने का फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारी GDP में 9.5% का जो फिजिकल डेफिसिट देखा जा रहा है यहाँ पर, जो
हमारी गवर्नमेंट का। ओके, एंड यहाँ पर एम किया गया है कि जो 2021 और 2022 में एस्टिमेट किया गया है कि जो जीडीपी है, ओके, जीडीपी का जो 6.8% जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या होगा, वो 6.8% का एस्टिमेट किया जा रहा है 2021-2022 का। अभी कितना है, अभी 9.5 है। अगर फिजिकल डेफिसिट देखा जाए रिवन, ओके, अभी हमारी गवर्नमेंट का तो 9.5 है, लेकिन उससे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2021 और 2022 में 6.8 का हमारी जीडीपी का एस्टिमेट किया जा रहा है। ओके, जो एफआरबीएम एक्ट है हमारा, ओके, जो 2003 में आया था, वो बताता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हम पैंडेमिक के कारण हमारा जो अभी गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है, गवर्नमेंट ने बताया है कि 9.5 है जीडीपी का। ओके, फिजिकल डेफिसिट 9.5 है जीडीपी का यहाँ पर, लेकिन एफआरबीएम एक्ट के अनुसार दिखाया जा रहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो ये पेंडेमिक के कारण ही ये डेफिसिट आया है। ओके, यहाँ पर आप इतना चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर बस एफआरबीएम एक्ट के बारे में आप याद रखिएगा, वो कितना 2020 एंड 2021 के लिए इतना फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, ये जो एफआरबीएम एक तरह का बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है जो बताता है कि बजट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बताता है, बजट के मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन का यहाँ पर काम आता है कि ये चीज़ इतना अलॉट होना चाहिए इसको, ओके, इतना डेफिसिट होना चाहिए, इतना ग्रो करना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर ये एक्ट बताता रहता है। उसके साथ अब डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कोई भी टैक्स जो सीधे हम पे करते हैं, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, रिलीफ टू सीनियर सिटीजन्स। ओके, जो 75 ईयर से ज़्यादा है तो वहाँ पर इनको रिलीफ दिया जा रहा है फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन हु ओनली हैव पेंशन एंड द इंटरेस्ट इनकम। ओके, यहाँ पर उनको रिलीफ दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखा गया है कि रिटर्न फाइलर्स जो हैं यहाँ पर उस पर क्या दिखाया जा रहा है, सॉ ड्रास्टिक इंक्रीज टू 6.48 करोड़ इन 2020, और ये 2014 से बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो इंक्रीज देखा जा रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ओके, तो ये था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। ओके, एंड उसके साथ साथ रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट टू 3 years फ्रॉम द प्रेजेंट 6 years, और जो टाइम लिमिट है यहाँ पर उस चीज़ को कम किया जाएगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में याद रखिएगा कि जो सीनियर सिटीजन को इस साल एग्जम्प्ट किया जा रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है, एग्जम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, फॉर सीनियर सिटीजन हु ओनली हैव पेंशन एंड द इंटरेस्ट इनकम इशूज एंड इंटरेस्ट रिटर्न फाइलर्स की बात की जा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया, जो ऐसे टैक्स जो हम डायरेक्ट पे करते हैं, ओके, जिसमें हमें पे करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स जो हम डायरेक्ट पे करते हैं। और जो सेकंड चीज़ यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आप क्या देते हैं, आप उस पर तो अगर मोबाइल खरीदते हो उसमें जीएसटी तो इंक्लूड रहती है, तो आप तो पे कर देते हैं, फिर वो रिटेलर होता है उसको पे करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा जो बढ़त है अगर बताई जाए तो वो जीएसटी में हुआ है। जीएसटी में सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई गई है, सबसे ज़्यादा पैसा जो रेवेन्यू अगर आया गया है तो वो जीएसटी से आई गई है। ओके, तो जीएसटी में आने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, डीप एनालिटिक्स एंड एआई इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिप्लॉयड टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी द टैक्स इवेडर ऑफ फेक बिलर्स। ओके, एंड उसके साथ साथ लॉन्चिंग अ स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट देम, उसके लिए उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने ये फेक विलर्स और टैक्स इवेडर्स के लिए यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम लॉन्च किया था, ताकि जो लोग जो इनकम टैक्स देने से बच जाते हैं, ओके, जो टैक्स देने से बच जाते हैं, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, जो टैक्स देने से बच जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसीलिए हमारा जो जीएसटी है वो इतना हुआ। ओके, यहाँ पर जो ग्रो हुआ, जीएसटी की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पॉलिसी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो कस्टम ड्यूटी किन पे लगता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो ड्यूटी लगती है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पॉलिसी की बात की जा रही है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जो विथ रिस्पेक्ट टू दी कस्टम ड्यूटी पॉलिसी द फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी वो कह रही हैं, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इट हैज़ द ट्विन ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव है, फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्पिंग इंडिया ऑन टू ग्लोबल वैल्यू चेंज एंड द एक्सपोर्ट बेटर। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पॉलिसी से रिलेटेड,
कि कस्टम ड्यूटी पॉलिसी में यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव दिखाए जाएंगे। इट हैज़ अ 2 ऑब्जेक्टिव। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेंज एंड द एक्सपोर्ट सेक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पॉलिसी को लाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो बताई जा रही है, यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड द काउंटर वेलिंग ड्यूटी से बात की जा रही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एंटी सब्सिडी ड्यूटी लेवीज भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर इसमें कुछ चीज़ें का चेंजेस की बात कर रही हैं। ओके, कि प्रपोज सम चेंजेस, प्रपोज्ड उन्होंने कुछ चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं टू दी एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। सो एंटी वेलिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड द काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो क्या होती है, जैसे कि चाइना ले लीजिए, चाइना से हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना ने एक पेन इंपोर्ट किया, चाइना से हमने एक पेन इंपोर्ट किया। ओके, उस पेन का जो चाइना में जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर उसका प्राइस है 100 रुपये, लेकिन वो हमारे इंडिया पे कितने में बेच रहा है, 50 रुपये में। ओके, तो इसे कहते हैं डंपिंग। ओके, तो 50 रुपये में बेच रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या होगा, इससे अफेक्ट होगा। डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग जो वर्क कर रहे हैं वो लोग उसको खरीदेंगे नहीं। जो नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ सस्ती मिलेगी लोग उधर की ओर जाएंगे। ओके, तो इसको संभालने के लिए, इस चीज़ों को रोकने के लिए ओके यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि ये चीज़ बैलेंस रहे। ओके, ताकि अगर वहाँ की, अगर हम चाइना अगर 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो यहाँ पर भी वो, अगर उसका डोमेस्टिक मार्केट है वो चीज़ 100 रुपये की है, तो इंडिया भी में वो चीज़ 100 रुपये की ही हो, उसकी कम की ना हो। तो इससे क्या हो, जो डोमेस्टिक मार्केट हमारा इससे अफेक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है वो क्या होती है, मान लीजिए फिर से मैं पेन का एग्जांपल ले लेता हूँ। चाइना चाइना मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, 100 रुपये की पेन है जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना चाहता है कि मैं इस पेन को इंडिया में 80 रुपये का बेचूं, जबकि उसका जो डोमेस्टिक प्राइस है वो 100 रुपये ही है। ओके, लेकिन चाइना चाहता है कि 80 रुपये का इंडिया में बेचूं। तो चाइना की गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, 20% का सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो 20% का चाइना गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है। तो 20% का सब्सिडी देने के बाद अब चाइना क्या कर रहा है, 80 रुपये का इसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट में बेच रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया में बेच रहा है। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको तो अफेक्ट हो रहा है ना। ओके, तो जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, ओके, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है तो वहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, एक्सपोर्ट कंट्री पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ओके, ताकि जो दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। तो ये होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बीच में डिफरेंस। एंड ये था यहाँ पर, तो इनमें कुछ नई चीज़ें जो लाई जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। सो ये थे पूरे यूनियन बजट के बारे में। ओके, और आप इसको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको डेली PIB एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन गेट द डेली PIB एनालिसिस of from our channel. Okay, thank you for viewing our channel.